अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको विम हॉफ के बारे में बताने वाला हूँ। विम हॉफ दुनिया के अकेले ऐसे आदमी है जिनके पास टाइटल है आइस के अंदर सबमर्ज होने का 1 आवर 52 मिनट्स के लिए। उन्होंने बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीजें की हैं और बहुत से गोल्स अकॉम्प्लिश किए हैं। इतने सर्द माहौल में रहने के बाद वो जिंदा कैसे बचे, इस बात ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। इस तरह के लो टेम्परेचर में उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, इसे बहुत क्लोजली स्टडी किया गया है। विम हॉफ को दूसरों से अलग माना जाता है उनको खुद को गर्म रखने की एबिलिटी की वजह से, उस वक्त जबकि वो आइस में हो। इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रीजनिंग करने की जरूरत नहीं कि विम में वो शख्स हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। विम ने आज जो काम किया वो अब तक कोई और नहीं कर पाया और उनकी इस एबिलिटी की वजह से उन्होंने सारी साइंटिफिक थ्योरीज को डिस्प्रूव कर दिया है कि कोई इंसान कितने कम टेम्परेचर में जिंदा रह सकता है। विम का सिर्फ एक ही मिशन है और वो ये है कि हम सबको रियलाइज कराए कि हम में कितनी पावर है। अगर हम इरादा कर ले तो हम बहुत सी चीजें अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। विम के लिए वो उनका फेयर था एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट और हाइट्स का। इन दोनों फेयर्स को कंकर करने के बाद उन्हें एबिलिटी मिली कि वो अपने पोटेंशियल को स्ट्रेच करें और फेयर्स और थ्रेट्स को ओवरकम करें। किसी भी और एथलीट की तरह विम ने खुद को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से गुजारा ताकि वो इनक्रेडिबल अचीव कर सके। हम ऐसा कह सकते हैं कि विम अपनी बात को दिल से प्रूव करना चाहते हैं कि ह्यूमंस उससे कई ज्यादा के केपेबल हैं जितना वो सोचते हैं। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ जंकीज नहीं है वो विम हॉफ को नहीं जानते होंगे। विम इस वक्त 18 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करते हैं, जिसमें से लेटेस्ट वो है जिसमें वो तकरीबन 2 घंटे तक बर्फ में जिंदा रहे। एक और स्पेक्टेकुलर चीज जो विम ने की वो मैराथन दौड़ना है नामीबिया के डेजर्ट में, वो भी बगैर पानी के। विम हॉफ की पैदाइश सेटर्ड लिम्बर्ग में हुई 20 अप्रैल 1959 में। उनकी बर्थ अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि डॉक्टर्स को ये नहीं पता था कि उनकी मदर उन्हें भी बर्थ देंगी। उनके ट्विन ब्रदर एंड्रे को बर्थ देने के बाद उनकी मदर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये नहीं जानती थी कि वो ट्विंस को बर्थ देंगी। जब उन्होंने एक हेल्दी बेबी बॉय को बर्थ दे दी तो उन्हें रिकवरी रूम में ले जाया जा रहा था। तभी उन्होंने एक और वेव फील की बर्थ पेन की। जब डॉक्टर ने चेक किया तो हैरान रह गए एक और बेबी को उनकी वॉर्म में देखकर। फिर उनकी सिजेरियन डिलीवरी की गई क्योंकि वो बहुत कमजोर थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। विम की मदर ने उनके लिए बहुत प्रे की कि उन्हें एक हेल्दी लाइफ मिले और शायद इसी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और उन्हें ऑपरेशन से नहीं गुजरना पड़ा। विम और एंड्रे एक दूसरे करीब करीब ही रहकर बड़े हुए क्योंकि वो आइडेंटिकल ट्विंस थे, इसीलिए विम को पता चल जाता था कि एंड्रे कैसा फील कर रहे हैं, चाहे एंड्रे कुछ भी ना बोले। और एंड्रे की फीलिंग सेंस भी विम के लिए ऐसी ही थी। जब वो 7 साल के हुए तो उन्होंने अपने दूसरे दोस्तों के साथ एक इग्लू बनाया। विम उस इग्लू को और ज्यादा ब्यूटीफाई करना चाहते थे, उसमें एक आइस बेड और आइस चेयर बनाकर। तो वो ये सब बना रहे थे जब उनके सारे दोस्त और एंड्रे वहाँ से जा चुके थे। अपना काम खत्म होने के बाद उन्हें वार्म फील हो रहा था तो वो उसी आइस बेड पर सो गए जो उन्होंने बनाया था। उसके बाद जो उन्हें आखिरी चीज याद थी वो एंड्रे का उन्हें उठाना था, मगर उस वक्त वो हिल नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लीपी और हैवी फील कर रहे थे। उस वक्त वो उनका हाइपोथर्मिया का पहला एक्सपीरियंस था। उनके भाई एंड्रे ने उनकी मदद की और उन्हें घर लेकर आए जहाँ उनके पेरेंट्स भी काफी वरीड थे। फिर कुछ दिनों के बेड रेस्ट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। इस एक्सपीरियंस की वजह से वो काफी डर चुके थे। जब वो 11 साल के थे तो अपनी बाइक पर स्कूल से घर जा रहे थे। वो विंटर सीजन था और विम ने वही हैवीनेस फील की और इसकी वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए उस वक्त वो वही किसी स्ट्रेंजर के घर गए और वहाँ सो गए और जब उन्हें होश आया तो वो एम्बुलेंस में थे और ये उनका दूसरा एक्सपीरियंस था हाइपोथर्मिया के साथ, जिसकी वजह से वो काफी डर चुके थे और वो भी बाकी सबकी तरह यही समझते थे कि हमारी बॉडी इतनी ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार सर्दी के मौसम में उन्होंने कुछ डिस्कवर किया जिसकी वजह से उन्हें अपना मकसद पता लगा इस लाइफ में। उस दिन बहुत बर्फ पड़ रही थी और 2 बार हाइपोथर्मिया का शिकार होने के बाद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाकर वॉक करें। उन्होंने जैसे ही विंडो से देखा तो उन्हें ये नजर आया कि बर्फ उनकी स्ट्रीट्स को कवर कर रही है। 3 साल पहले उनके बेटे नोआ ने एक स्नोबॉल हाथ में ले लिया था जब वो पार्क में गए थे और जब वो घर आए तो विम और उनकी वाइफ को एहसास हुआ कि नोआ उस स्नोबॉल को नहीं छोड़ रहे। विम को अचानक से एहसास हुआ कि नोआ को फ्रॉस्टबाइट हो सकता है तो उन्होंने फौरन से नोआ का हाथ चेक किया। तो यही एक्सपीरियंस उनके जहन में आ गया उस शाम जब वो विंडो से बाहर देख रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि वो बाहर वॉक पर जाएं और देखें कि स्नो ने किस तरह से उनके नेबरहुड को कवर किया है। बाहर जाने से पहले उन्होंने कुछ तैयारी की। उन्होंने विंटर बूट्स और जैकेट पहने ताकि वो हाइपोथर्मिया के चांसेस को कम कर सकें। बाहर वॉक करते वक्त नोआ और स्नोबॉल की याद उनके जहन में बार बार आ रही थी जब तक उन्हें स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ गई कि वो सॉक्स उतार कर बर्फ पर चलें और उन्हें काफी हिम्मत करनी पड़ी ताकि वो अपनी लाइफ के पर्पस को अपनी माइंड में क्रिस्टल क्लियर कर सकें। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बुक बिकमिंग द आइसमैन पुशिंग पास्ट परसीव्ड लिमिट्स में किया है कि बर्फ पर नंगे पैर चलने के बाद उन्होंने दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया और इस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि लाइफ उन्हें क्या ऑफर करना चाहती है। और इस रियलाइजेशन की वजह से उनके दिल में एक और एडवेंचर करने की ख्वाहिश पैदा हुई कि वो एम्स्टर्डम
एम्स्टर्डम से डेकर से निकट जाए बाइसाइकिल पर, तो उन्होंने अपने भाई एंड्रेस से उनके साथ चलने के लिए पूछा और उनके भाई ने हाँ कर दिया। इसी के साथ उन दोनों भाइयों के अंदर एक फ्रीडम की लहर जाग उठी। उनकी मुलाकात एक साइकिलिंग एंथुसियास्ट से हुई जिनका नाम वुल्फगैंग था। वो जर्मन थे और उन्हें भी एडवेंचर करने का बहुत शौक था। वुल्फगैंग ने विम और एंड्रू को अपने एक्सपीरियंसेस बताए जो उनके साथ नुबियन डेजर्ट में हुए, जिसकी वजह से विम बहुत इन्फ्लुएंस हुए और आगे जाके उन्होंने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए। मगर वो दोनों भाई डेकर सेनेगल तक नहीं पहुंच सके। उन्हें सियरा नेवाडा की कोस्ट में एक प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी। उस एक्सपीरियंस से विम ये सीखे कि कभी हमें अपने फेयर्स को भूलना पड़ता है कुछ बड़ा करने के लिए, और यही उनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेगेसी की शुरुआत थी। फेमस होने से पहले विम एक कैनियनिंग इंस्ट्रक्टर थे स्पेनिश पायरिनीज में, और कैनियनिंग जाने के लिए आपको प्रॉपर्ली इक्विप्ड होना जरूरी है, जिसके लिए विम ने काफी बुक्स भी पढ़ी। उन्हें पता था कि इंस्ट्रक्टर होने की वजह से उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है, तो जब भी लोगों को कैनियनिंग ले जाते थे तो वो इस बात का जरूर ख्याल रखते थे कि सब लोगों के पास प्रॉपर गियर मौजूद हो। कुछ वक्त तक विम एल ह्यूसो में काफी इंटरेस्टेड थे, जो एक नेचुरल वंडर है, और वो उससे अक्सर पास होते थे जब भी वो किसी को कैनियनिंग के बारे में सिखाते थे। विम उस पर क्लाइंबिंग करने से काफी डरते थे, मगर डर ही था जो उन्हें मोटिवेट करता था। तो एक दिन विम अकेले कैनियन की टेरिटरी में वॉक कर रहे थे और एल ह्यूसो को एग्जामिन कर रहे थे, उसी तरह जिस तरह उन्होंने एम्स्टर्डम की उस स्नोई रोड को एग्जामिन किया था। फिर उन्होंने इमेजिन किया कि वो उस कैनियन पर क्लाइंबिंग कर रहे हैं बगैर किसी इक्विपमेंट के, सिर्फ अपने हाथ और पाँव के जरिए। और उसी वक्त उन्हें डर लगना शुरू हो गया, जो कि एक साइन था कि वो सही कर रहे हैं, यानी वो खुद को एक और एडवेंचर के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर विम ने उस क्लाइंब के लिए फिजिकली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, यानी अपनी फिंगर टिप्स पर पुशअप्स करना ताकि वो अपनी ग्रिप को मजबूत कर सकें, और उन्होंने अपने माइंड को भी इसके लिए तैयार किया। मगर हमारी बॉडी मुख्तलिफ तरीकों से हमें फेयर का एहसास दिलाती है। उन्हें डरावने ख्वाब आने लगे कि वो एल ह्यूसो से गिर रहे हैं। इसकी वजह से हिम्मत हारने के बजाय उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया। फिर उन्होंने उस खौफ को ओवरकम किया और बगैर किसी रोप और हार्नेस के उन्होंने एल ह्यूसो पर क्लाइंबिंग की। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये थी मेरी वीडियो विम हॉफ के ऊपर। इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी जल्दी रिलीज होगा, तो आप उसे भी जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, आखिर तक देखने में बहुत बहुत शुक्रिया।